मूवी की शुरुआत में एलिया नाम की एक लड़की जंगल के बीच कुछ लोगों से बचकर भाग रही होती है। दरअसल ये लोग जो उसका पीछा कर रहे होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही परिवार वाले होते हैं। उनसे ही बचने के लिए एलिया एक झील में भी कूद जाती है, लेकिन डूबने से पहले ही वो लोग उसे बचा लेते हैं। इसके बाद हमें एक बैंक को दिखाया जाता है जहाँ रेक्स नाम का एक आदमी लाइन में खड़ा होता है और यही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। अब लाइन में लगने का तो नहीं पता, लेकिन वो अपनी क्रश मैडी पर जरूर लाइन मार रहा होता है। तभी अचानक कुछ लुटेरे बैंक के अंदर घुस जाते हैं और आते ही सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार देते हैं। पूरे बैंक में डर का माहौल बन जाता है। इसी दौरान रेक्स एक लेडी के बैग में बंदूक देखता है, लेकिन लेडी के पास गन होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो लुटेरे काफी खतरनाक लग रहे होते हैं। जब सभी लोग डरे हुए होते हैं तभी रेक्स अजीब सा बिहेव करने लगता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तभी अचानक रेक्स की गोद में उसी लेडी का बैग आकर गिरता है और यहीं से ये कहानी एक मजेदार मोड़ ले लेती है। इसके बाद हमें सीधे कोर्ट रूम को दिखाया जाता है जहाँ रेक्स पर मुकदमा चल रहा था बैंक के सारे लुटेरों को मारने का, लेकिन इससे तो कई निर्दोष लोगों की जान बच गई थी और बैंक का पैसा भी सुरक्षित था, जिसकी वजह से यहाँ के सारे लोग अब उसे अपना हीरो मानने लगे थे। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट उसे 8 सालों की सजा सुना देता है। अब पूरे 8 साल के बाद जब मिस्टर रेक्स की सजा पूरी हो जाती है तो उसे सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहीं वो एक शॉप में मैगजीन के कवर पर अपनी फोटो देखता है जहाँ पे लोग उसे अब भी हीरो की तरह देखते हैं। अब इतने सालों बाद भी समाज उसे अपना हीरो मान रहा होता है, लेकिन रेक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके 8 साल बर्बाद हो चुके होते हैं। वहीं रास्ते में लोग उसे देखते रहते, रिपोर्टर्स उसका पीछा करते हैं और ये अनचाहा अटेंशन उसे अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। और इसी पॉइंट पर उसके दिमाग में एक आवाज गूंजने लगती है जो उसे लगातार ताने मार रही होती है। रेक्स पहले से ही थोड़ा दिमाग से हिला हुआ होता है और उसके मन की आवाज वो तो उससे भी 2 कदम आगे निकल चुकी होती है। वहीं इन रिपोर्टर्स से परेशान होकर रेक्स गुस्से में डेस्क उठाकर उन्हीं रिपोर्टर्स पे पटक देता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब रेक्स ने सिर्फ अपने गुस्से को निकालने के लिए अपने दिमाग में इमेजिन किया होता है। यहाँ पे ज्यादातर लोग उसे अपना हीरो मान रहे थे, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो रेक्स को सिर्फ एक साइको मान रहा था। इसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है जहाँ वो अपने मन की सारी भड़ास निकाल देता है और आखिरकार फैसला करता है कि वो अब फिनलैंड में शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद जंगल में हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं। दरअसल वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहा होता है और जो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं ये वही लोग होते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये सारी घटनाएं फिनलैंड में ही हो रही थी जहाँ रेक्स जाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम रेक्स को देखते हैं जो एयरपोर्ट पहुँचता है, लेकिन यहाँ भी लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। वहीं पीछे एक हस्बैंड वाइफ लगातार उसे ही घूर रहे होते हैं। अब इन सब से परेशान होकर रेक्स वॉशरूम चला जाता है, लेकिन वहाँ भी वही हस्बैंड उसके पीछे आ जाता है और जब रेक्स बाहर आता है तो वही लेडी उसे एक क्रीपी सी स्माइल देती है। अब ये सब रेक्स को काफी अजीब लगता है। खैर रेक्स फिनलैंड पहुँच जाता है और एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी का इंतजार करने लगता है। वहीं थोड़ी दूर से एक टैक्सी ड्राइवर उसे लगातार घूरते हुए देख रहा होता है और तभी वो ड्राइवर टैक्सी लाइन तोड़कर सीधे रेक्स के सामने गाड़ी रोक देता है। रेक्स टैक्सी में बैठ जाता है। कुछ देर बाद ड्राइवर पीछे कोई गैस रिलीज करता है जिसकी वजह से रेक्स कुछ ही पलों में बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ एक नॉर्मल सी दिखने वाली फैमिली डिनर की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जैसा अक्सर होता है वैसा दिखता नहीं। दरअसल इसी फैमिली ने रेक्स को अपने बेसमेंट में बंद कर रखा होता है जहाँ पे रेक्स के हाथ बहुत मजबूती से बंधे होते हैं और उसकी एक टांग काट दी गई होती है। अब रेक्स होश में आते ही चिल्लाने वाला होता है, लेकिन कोई उसे रोक देता है। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि उसके दिमाग की ही आवाज होती है जो रेक्स को शांत रहने के लिए कहती है। इसके बाद रेक्स की मन की आवाज उसकी जगह चीख पुकार करके अपना गुस्सा निकालने लगती है। यहाँ तक कि उसकी मन की आवाज रेक्स से भी ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा डेंजरस होती है। रेक्स की जिंदगी और मौत के बीच उसके अंदर की आवाज बहुत बड़ा किरदार निभाने वाली थी। उसके मन की आवाज हर सिचुएशन को गहराई से एनालाइज करती है और इस नतीजे पे पहुंचती है कि उसकी किडनैपिंग के पीछे एयरपोर्ट वाले वही हस्बैंड और वाइफ थे जो उसे लगातार घूर रहे थे। रेक्स के हाथ बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, इसीलिए वहाँ से निकलने के लिए उसे कोई नया तरीका सोचना होगा। उसकी मन की आवाज के मुताबिक उसे किडनैपर्स के सामने बेहोश होने का नाटक करना था। यहाँ पे उसका ऑल्टर ईगो आसपास के माहौल देखकर ये भी अंदाजा लगा लेता है कि ये
ये लोग एक पूरी फैमिली है। इसी बीच हम देखते हैं कि साइको फैमिली के लगभग सभी लोग सो जाते हैं सिवाय ओल्वी के, जो फैमिली का सबसे छोटा बेटा होता है। ओल्वी इस बार के शिकार को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस था, इसीलिए वो रेक्स को देखने के लिए नीचे बेसमेंट में जाना चाहता है। रेक्स के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, इसीलिए वो अपने दांतों से रस्सी काटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो तुरंत बेहोश होने का नाटक करने लगता है। रेक्स हल्की हल्की आंखें खोलकर देखता है कि जिससे वो डर रहा था वो बस एक मामूली सा बच्चा होता है। रेक्स तुरंत एक प्लान बनाता है जिसके हिसाब से वो बच्चे के बदले खुद को आजाद करवा सकता था। रेक्स अपने कटे हुए पैरों से बच्चे पर हमला करता है और उसे अपनी तरफ खींचकर पैरों से जकड़ लेता है। वहीं कुछ ही देर में बच्चे की बड़ी बहन को एहसास होता है कि उसका छोटा भाई बिस्तर से गायब है। अब उसे गायब देख उसे ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम एलिया है और ये वही लड़की है जो मूवी की शुरुआत में कुछ लोगों से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी। दरअसल ये एलिया की ही फैमिली है जिसने इस बार रेक्स को किडनैप किया था। रेक्स एलिया को धमकाते हुए कहता है कि अगर उसने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो वो बच्चे की गर्दन तोड़ के उसे मार देगा, लेकिन अपने कटे हुए पैरों की वजह से रेक्स ज्यादा देर तक बच्चे को पकड़ नहीं पाता और इसी के साथ यहाँ से निकलने का उसका आखिरी रास्ता भी बंद हो जाता है। वहीं ओल्वी जब अपने कमरे में बेहोश मिलता है तो पूरी साइको फैमिली उसे हॉस्पिटल लेकर भाग जाती है, लेकिन जाने से पहले साइको मदर एलिया के गाल पर थप्पड़ मारती है क्योंकि उसे लगता है कि एलिया ने ही अपने छोटे भाई को चोट पहुंचाई है। यहीं पे हमें पता चलता है कि एलिया अपनी फैमिली जैसी नहीं है, इसीलिए वो शुरुआत से ही अपनी फैमिली से भागने की कोशिश कर रही थी। अब एकमात्र एलिया ही रेक्स को यहाँ से निकालने में मदद कर सकती है। वैसे भी एलिया को रेक्स से पहले ही नजर में प्यार हो गया था। वहीं जब उसकी पूरी फैमिली हॉस्पिटल में होती है तो एलिया बेसमेंट में जाकर वहाँ रेक्स का इलाज करती है। यहाँ पे एलिया रेक्स को अपनी फीलिंग्स भी बताती है और अपने परिवार की सच्चाई भी। वो बताती है कि कैसे उसकी फैमिली किडनैपिंग करने लगी ताकि उसके बड़े भाई को खाना मिल सके। यहीं पे हमें पता चलता है कि उसका बड़ा भाई एक कैनिबल है और उसी की भूख को शांत करने के लिए ये लोग लोगों को किडनैप करते हैं। जब उसके बड़े भाई को कोई इंसान पसंद नहीं आता तो वो अपनी फैमिली पे दबाव डालता था कि इसके जगह में वो लोग दूसरा शिकार लेकर आए। इसी मौत के सिलसिले को देखकर एलिया अंदर से टूट चुकी थी। उसने कई बार यहाँ से भागने की कोशिश भी की, लेकिन उसका साइको परिवार हर बार उसे पकड़ लेता और सजा के तौर पर उसे लकड़ी के एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता और ये लकड़ी का पिंजरा भी खुद उसके पिता ने बनाया था। यहाँ पे एलिया जानबूझकर जमीन पर एक चाकू छोड़ देती है और रेक्स से कहती है कि अब उसे खुद ही उठाना पड़ेगा। अब जैसे ही रेक्स रस्सी काटने लगता है उसी वक्त एलिया के तीनों भाई वहाँ आ जाते हैं। दरअसल वो लोग यहाँ पे रेक्स को मारने के इरादे से आए थे, लेकिन रेक्स को बेहोश देखकर वो लोग अपना इरादा बदल लेते हैं, यानी मन की आवाज का बेहोश होने वाला प्लान काम कर गया। हालांकि रेक्स की ऑल्टर ईगो अब पूरी तरह गुस्से में थी और वो इस कैनिबल फैमिली को तुरंत खत्म करना चाहती थी और अब जल्दी इस परिवार को पता चलेगा कि इस बार उसका पाला उसके बाप से पड़ी है। और तभी इनकी नजर जैक्स के पैरों पे जाती है जिस पर मरहम पट्टी लगी होती है, इसीलिए वो लोग तुरंत एलिया को ढूंढने उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलती। दरअसल एलिया बेसमेंट में ही छुपी हुई होती है और थोड़ी ही देर में वो लोग दोबारा बेसमेंट आते हैं और एलिया को घसीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद रेक्स को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। बेहोशी की हालत में रेक्स का दिमाग 8 साल पीछे चला जाता है और हमें वही सीन दिखाई जाती है जब रेक्स बैंक में लुटेरों को वाट लगा रहा था और यहीं हमें पहली बार पता चला था कि उस मोमेंट पर रेक्स कितना ज्यादा खूंखार हो गया था। उसने एक एक करके सभी लुटेरों को मार दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस वक्त उसकी ऑल्टर ईगो पूरी तरह उस पर हावी हो चुकी हो। हालांकि वो अपनी ब्रूटलिटी के बावजूद वो उस वक्त सबका हीरो बन गया था। रेक्स ने अपनी क्रश को भी बचा लिया था। वहीं एक लुटेरा उससे बुरी तरह डर रहा होता है, लेकिन फिर भी रेक्स उसे गोली मार देता है। इसी दौरान गलती से रेक्स की गन दरवाजे की तरफ चल जाती है और एक बैंक एम्प्लॉय की मौत हो जाती है जो वहीं पर छुपी हुई थी। और बस यही था रेक्स के जेल जाने की असली कारण, क्योंकि उसकी वजह से एक बेगुनाह इंसान की जान चली गई थी। वहीं इतनी लंबी सजा के चलते मैडी भी रेक्स से अपने सारे रिश्ते खत्म कर देती है क्योंकि वो 8 साल बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तभी रेक्स की नींद टूटती है। वो देखता है कि एक साइकोपैथ उसका दूसरा पैर काटने की तैयारी कर रहा है, इसीलिए रेक्स उसे लात मार के दूर कर देता है, जिससे वो आदमी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लेने बाहर भागता है। अब रेक्स के पास बहुत कम वक्त बचा था। वो तेजी से एलिया के दिए हुए चाकू से रस्सी काटने लगता है,
है और जैसे ही साइकोपैथ वापस आता है, रेक्स बिना वक्त गवाए चाकू से उस पर हमला कर देता है। इसके बाद रेक्स भागने के लिए आसपास कुछ हथियार ढूंढने लगता है और उसे कुछ टूल्स मिल भी जाते हैं जो आगे बहुत ही काम आने वाले थे। रेक्स अपने कटे हुए पैर में एक गोल पिस्टन फिट कर लेता है और धीरे धीरे बेसमेंट से बाहर निकल आता है। अब बाहर आते ही उसकी मन की आवाज एलिया को भी साथ ले जाने के लिए कहती है। रेक्स घर से बाहर तो आ जाता है, लेकिन वो एलिया को छोड़ के ऐसे ही वहाँ से नहीं जाना चाहता था। और तभी यहाँ पे ऐसा लगता है कि रेक्स और उसकी ऑल्टर ईगो ने कोई बड़ा फैसला लिया है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। थोड़ी देर के बाद जब हस्बैंड और वाइफ घर लौटते हैं तो वो अपने घर के बाहर खून देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। उस समय उसके सारे बच्चे सो रहे होते हैं। वो सभी को किचन में इकट्ठा करके उन सभी को काफी डांटते हैं, क्योंकि इतनी निगरानी के बावजूद भी रेक्स यहाँ से भाग चुका था और उन्हें डर था कि कहीं रेक्स पुलिस के पास न चला जाए और वो कभी भी पुलिस के साथ यहाँ आ सकता है। इसीलिए वो लोग घर खाली करने का फैसला करते हैं, लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि रेक्स कहीं नहीं गया था, बल्कि वो टेबल के नीचे छुपकर उनके इकट्ठा होने का इंतजार कर रहा था। तभी रेक्स एक नेल गन से सभी पे हमला कर देता है और जब नेल गन बंद हो जाती है तो वो गोल्फ स्टिक से साइको मदर के सिर पर हमला करती है। तभी वहाँ पे साइको भाई अपनी माँ को बचाने आता है, लेकिन रेक्स चाकू से उसका भी काम तमाम कर देता है। इसी दौरान एलिया पिंजरे के अंदर से ही अपनी माँ को जान से मार देती है। अब इतने खून खराबे के बाद भी सब खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब भी बचा था इस फैमिली का सबसे बड़ा भाई, जिसका शरीर किसी शैतान की तरफ विशाल था और वो लगातार रेक्स की तरफ बढ़ता आ रहा था। और फाइनली रेक्स और उस कैनिबल के बीच में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। और जैसे ही रेक्स रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि उसकी कटी हुई टांग अब भी वहाँ सुरक्षित रखी हुई है। अब ये जानकर रेक्स काफी खुश हो जाता है कि कैनिबल्स फैमिली ने अभी तक उसका पैर नहीं खाया है। और तभी वो अपनी कटी हुई टांग फ्रिज के अंदर से बाहर निकलता है और उसी से कैनिबल पर हमला कर देता है और फाइनली ये भयानक लड़ाई भी खत्म हो जाती है। इसके बाद रेक्स एलिया को अपने साथ अमेरिका ले आता है, जहाँ पे वो दोनों साथ रहने लगते हैं। वहीं एक सीन में हम देखते हैं कि रेक्स और एलिया अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहे होते हैं। इसी दौरान उनकी एक फ्रेंड रेक्स में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखाने लगती है, जिसे देखकर एलिया को जलन होने लगती है। यहीं पे हमें पता चलता है कि एलिया के अंदर भी एक ऑल्टर ईगो है, बिल्कुल रेक्स की तरह। वो उस लड़की को मारने के अलग अलग तरीके अपने दिमाग में इमेजिन करने लगती है, जिसने रेक्स में दिलचस्पी दिखाई थी। इसका मतलब साफ था कि रेक्स और एलिया एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल थे, क्योंकि दोनों की जिंदगी के अनुभव लगभग एक जैसे ही रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी के लास्ट सीन में हमें साइको फैमिली का सबसे छोटा बेटे को दिखाया जाता है, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका होता है और वो अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। और इसी के साथ ये डार्क और साइकोलॉजिकल कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।